हेलो माय लवली एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट्स। आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर गुड और आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था अपना मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। उसमें हमने पढ़ा डेन्स, डच, इंग्लिश, पोर्तुगीज के बारे में, है ना। आई होप आपको वो समझ में आया होगा। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्रेंच के बारे में पढ़ना, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पेन पेपर उठा लीजिए और मेरे साथ नोट्स बनाना स्टार्ट किए, ताकि एग्जाम टाइम में आपको कोई भी परेशानी ना आए। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर, लेट्स स्टार्ट। चलिए, अब जो फ्रेंच थी, है ना, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो किसने एस्टेब्लिश करी थी? एक गवर्नमेंट मिनिस्टर थे, कोलबर्ट। कौन थे? कोलबर्ट। 1664 में उन्होंने एस्टेब्लिश किया, स्थापित किया। फिर उसी 60s में क्या हुआ? 68 में फ्रेंकोइस को इंडिया भेजा गया और उन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी, फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप करी। कहाँ पे? सूरत में। फ्रेंच में भी सूरत ने करी थी और एक और थी यूरोपियन पावर जिसने एस्टेब्लिश करी थी पहली, वो मुझे आप कमेंट में बताना, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया। आप देखिए, मुगल सूबेदार थे, उनका नाम क्या था? शाइस्ता खान। कौन थे? शाइस्ता खान थे। गेव परमिशन टू एस्टेब्लिश फ्रेंच सेटलमेंट। ठीक है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने परमिशन दे दी, हाँ भाई तुम बना लो सेटलमेंट, फैक्ट्री जो बनानी बना लो। कहाँ पे? चंदेर नगर। और कहाँ पे है वो? नियर कोलकाता इन 1673। इतना समझ में आया? 1664 में कोलबर्ट ने एस्टेब्लिश किया। फिर 1668 में फ्रेंच को इसको भेजा गया, उसने सेटअप करी पहली फैक्ट्री सूरत में। फिर मुगल सूबेदार शाइस्ता खान ने परमिशन दे दी चंदेर नगर में नियर कोलकाता इन 1673। अब देखिए इनके इंपॉर्टेंट सेंटर्स कौन कौन से बन चुके थे? पोंडिचेरी, है ना, यमन, माहे, कराईकल, कासिम बाजार, ये सब क्या थे? इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे इनमें कार्नेटिक वॉर हुए, है ना, बैटल बिटवीन फ्रेंच एंड इंग्लिश। इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में क्या हुई? लड़ाई हुई, घमासान युद्ध हुए, उन्हीं को हम बोलते हैं कार्नेटिक वॉर्स। क्या बोलते हैं? कार्नेटिक वॉर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और अच्छी तरह नोट्स बनाइएगा। 3 बैटल्स हुई थी, 3 वॉर्स हुए थे। अब देखते हैं हम आगे नेक्स्ट पेज पे। देखिए, जो इंग्लिश थी ना, वो प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है। डिसीजन मेकिंग उनकी क्या थी? क्विकली की, फास्ट थी। अब देखो, जो चीज प्राइवेट है, खुद की ऑन की हुई है, खुद ने ऑन की हुई है, तो डिसीजन फास्ट होगा। अब फ्रेंच क्या थी? गवर्नमेंट बेस्ड थी, तो डिसीजन क्या होते थे? डिले होते थे, टाइम लेते थे, टाइम कंज्यूमिंग था, टाइम टेकिंग था। ये आप एग्जाम्पल से समझिए। जैसे आपकी खुद की कंपनी है, आपने एक कंपनी बनाई, ठीक है, ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है, या फिर ऐसे समझ लीजिए कंपनी ए का नाम इंग्लिश है, कंपनी बी का नाम फ्रेंच है। अब इंग्लिश की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी आपके पास, एक लड़का है राम, उनके पास ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, और एक लड़का है श्याम, उनके वो इनके अंडर काम करता है, गवर्नमेंट के अंडर, जो गवर्नमेंट लिमिटेड जो कंपनीज होती हैं उसके अंडर। तो आप बताइए डिसीजन कहाँ पे फास्ट होगा? यहाँ पे होगा, क्योंकि वो खुद ओनर है, वो कुछ भी कर सकता है उस कंपनी के साथ, उसको पूरा राइट है ना। अभी जो लड़का है श्याम, ये इनके अंडर काम करता है ना, जो भी गवर्नमेंट कंपनी है, तो उसमें टाइम लगेगा। पहले वो अपने सीनियर से बोलेगा, सीनियर अपने और हेड से बोलेगा, हेड किससे बोलेगा? आगे जाके जो कंपनी का पूरा मैनेजर होगा उनसे बोलेगा, फिर वो आगे जाके गवर्नमेंट पे पास करेंगे। कितना टाइम हो गया? बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, इसलिए, ठीक है, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के डिसीजन क्विकली थे, और यही कारण था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का है कि वो सक्सेसफुल हुई। आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। अब रीजंस देखिए क्यों हुई। पहले तो मैंने आपको बता ही दिया है ना, स्ट्रक्चर ऑफ बोथ द कंपनीज। उधर डिसीजन जल्दी होता था इंग्लिश में, उधर कोई मतलब ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग नेवी ऑफ ब्रिटिश, ब्रिटिश के पास बहुत तगड़ी नेवी थी। स्टेबल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन, इंग्लिश की गवर्नमेंट स्टेबल थी। लेस डील फॉर रिलीजन, रिलीजन के बारे में उन्हें कुछ था ही नहीं, है ना, उन्हें सिर्फ क्या था? पॉलिटिकल एक्सपेंशन करना, कोई धर्म से रिलेटेड कुछ नहीं करना था। और क्या हुआ था? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था ब्रिटेन में, तो उनके पास नई नई टेक्निक्स थी, नई नई चीजें थी, और मिलिट्री स्किल्स काफी अच्छी थी, और उनकी मिलिट्री एक डिसिप्लिन वे में रहती थी। ये सारे रीजन है जो इंग्लिश सक्सेसफुल हुई। अब हम पढ़ेंगे अपने कार्नेटिक वॉर्स के बारे में, तो देखते हैं। चलिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा इसको। अगर आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, पहला कार्नेटिक वॉर जो है वो हुआ हमारा 1746 से 48 के बीच में। कब हुआ? 46 से 48 के बीच में हुआ था, ठीक है। अब क्या हुआ था? जो सुपर पावर्स थी, कौन थी? ब्रिटेन वर्सेस फ्रांस हुआ था, ठीक है। और जो यूरोप था उसमें क्या चल रहा था इस टाइम पे? ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था। ये इंडिया से रिलेटेड नहीं है ये वॉर, पहली बात तो आप ये याद रखिएगा, ये इंडिया से रिलेटेड नहीं है वॉर, ठीक है।
और जब ये लड़ाई कर रहे थे उस टाइम पे यूरोप में चल रहा था ऑस्ट्रेलियन वॉर। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जो फ्रेंच थे, है ना, जो फ्रेंच थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांस भी बोल सकते हो आप, तो उसमें क्या था, ड्यूप्लेक्स एक आदमी था जो हेड था इंडिया में, जो उसको गवर्न कर रहा था। ठीक है, फिर क्या हुआ देखिए, अब ही ट्राइड दैट देयर इज नो वॉर, उसने पूरी कोशिश करी कि यहाँ पे लड़ाई ना हो, युद्ध ना हो। तो वो किससे मिला इस चक्कर में, वो मिला कैप्टन मोर्स से। किससे मिला, कैप्टन मोर्स से मिला। ठीक है, फिर क्या लगा उसको, थोड़ा डाउट हुआ, यार पता नहीं ये संभाल पाएगा नहीं संभाल पाएगा, तो एक काम करता हूँ मैं किसी और से भी मिलता हूँ। फिर वो किससे मिलने गए थे, देन ही विजिटेड टू नवाब ऑफ कर्नाटका, जो कर्नाटका के नवाब थे उनके पास गए थे। ठीक है, उनका नाम क्या था, नवाब अनवरुद्दीन, नवाब अनवरुद्दीन। अब उन्होंने क्या बोला, सैड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट ब्रिटेन एंड फ्रांस फाइट डोंट टेक प्लेस। उन्होंने बोला ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। इतना पेज आपको समझ में आया होगा। अब देखिए आगे क्या होता है। फिर जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उनका नाम क्या था, बार्नेट। क्या था, बार्नेट। बार्नेट ने क्या किया, बार्नेट ने अटैक कर दिया फ्रेंच शिप्स पे। किस पे अटैक कर दिया, फ्रेंच शिप्स पे अटैक कर दिया। अब ड्यूप्लेक्स को आया गुस्सा, तो ड्यूप्लेक्स ने क्या किया, ड्यूप्लेक्स ने कॉन्टेक्ट बनाया किसके साथ, गवर्नर ऑफ मॉरिशस के साथ। ठीक है, गवर्नर ऑफ मॉरिशस के साथ क्या बनाया, कॉन्टेक्ट बनाया। गवर्नर कौन था, ला बुर्दानीज। इन दोनों ने मिलकर क्या किया, बिसीज मद्रास एंड देन कैप्चर्ड। पहले मद्रास को बिसीज किया, अपने कब्जे में लिया, फिर अपने अंडर में ले लिया। अब क्या हुआ इसके बाद, बैटल बिटवीन ड्यूप्लेक्स वर्सेज नवाब अनवरुद्दीन। इनके बीच में लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि देखो इसने यहाँ पे इससे बोला था कि आपकी जिम्मेदारी है, आप लड़ाई नहीं करोगे, तो इसको इस बात पे गुस्सा आया जब इसने मुझे बोल दिया तो ये जो मॉरिशस है उसके गवर्नर के पास क्यों गया, इस चक्कर में इनकी यहाँ पे लड़ाई हो गई। ठीक है, अब जो इन दोनों का बैटल होता है, ये कार्नेटिक वॉर ही चल रहा है। कार्नेटिक वॉर के अंदर एक और बैटल हुआ, उसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ सेंट थॉम। ये नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ सेंट थॉम। ड्यूप्लेक्स वर्सेज नवाब ऑफ कर्नाटका के बीच में हुआ था। नवाब ऑफ कर्नाटका ने कौन भेजा था, अपने बेटे को भेजा था, महफूज खान को भेजा था। किसको भेजा था, महफूज खान। अब देखिए क्या होता है, फ्रेंच तो थी, ड्यूप्लेक्स थी, उनके पास 1000 लोग थे और इनके पास 4000 लोग थे। 1000 में से 230 तो फ्रेंच थे, बाकी के जो इंडियंस थे वो ट्रेंड किए गए थे। मॉरल विक्ट्री ऑफ हिम, फिर भी क्या हुआ, इनकी विक्ट्री हुई, ड्यूप्लेक्स जीत गया। ठीक है, अब ये कौन हार गए, नवाब हार गए। अब क्या हुआ, एक ट्रीटी साइन हुई। ये ट्रीटीज में आपको जितने भी वॉर्स में या मॉडर्न हिस्ट्री में जितनी मैं आपको ट्रीटीज, ईयर्स, वॉर, बैटल, सब कुछ जो भी बताऊंगी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ध्यान से पढ़े, नोट्स अच्छी तरह बनाए। आप देखिए ट्रीटी ऑफ एक्सचाप्ले, ट्रीटी ऑफ एक्सचाप्ले साइन हुई कब, 48 में, 1748 में। 46 से कब तक आपका वॉर चला था, आप मुझे बताओ, 48 तक ही चला था, और वॉर को खत्म करने के लिए ट्रीटी साइन करी। इस ट्रीटी से क्या हुआ, और जो ऑस्ट्रेलियन वॉर हो रहा था वो भी खत्म हो गया। फिर क्या हुआ, मद्रास वॉज हैंडेड ओवर टू इंग्लिश, मद्रास इंग्लिश को दे दिया गया, एंड फ्रेंच गॉट देयर टेरिटरीज इन नॉर्थ अमेरिका बैक। और जो लड़ाई चल रही थी ऑस्ट्रेलियन वॉर, वो भी खत्म हो गया। तो उससे क्या कंक्लूजन निकला कि मद्रास ठीक है इंग्लिश को दे देते हैं, और जो फ्रेंच की टेरिटरीज थी, जितना भी पार्ट था नॉर्थ अमेरिका में, वो उनको वापस मिल गया। अब इसके रिजल्ट्स क्या आते हैं, इसके रिजल्ट्स ये होते हैं, मोरल विक्ट्री ऑफ ड्यूप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स की मोरल विक्ट्री हुई, और इससे एक चीज एक्सपोज हुई, एक चीज सामने आई कि वीक इंडियन रूलर्स, इंडिया के राजा आप क्या हो चुके हैं, वीक हो चुके हैं, आपस में ही लड़ के मर रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि इन्वेजन हो रहा है, बाहर के लोग आ रहे हैं, नहीं, वो आपस में ही लड़ रहे हैं। ड्यूप्लेक्स वन मद्रास, सो कॉन्फिडेंस ऑफ हिम वाज वेरी हाई, दो देयर वाज नो पॉलिटिकल इफेक्ट ऑफ द बैटल। कोई पॉलिटिकल इफेक्ट नहीं रहा इसका, पर उसका बस वो था कॉन्फिडेंस, उसका मोरल बहुत बूस्टअप हो गया था कि हाँ भाई मैंने एक तो जीत लिया है। ठीक है, अब मैं आपको समराइज में बताती हूँ, फ्लो चार्ट मैंने बनाया हुआ है इसका। देखिए क्या हुआ, 46 से 48 में युद्ध चल रहा था, फर्स्ट वॉर। ड्यूप्लेक्स पहले किससे मिले, कैप्टन मोर्स से मिले। फिर उन्होंने किसको कन्विंस किया, नवाब को कन्विंस किया। फिर क्या हुआ, इतने में बार्नेट ने अटैक कर दिया फ्रेंडशिप पे। ड्यूप्लेक्स को ये बात पसंद नहीं आई, तो गवर्नर ऑफ मॉरिशस से भी उन्होंने हाथ मिला लिया। फिर उन्होंने मद्रास को बिसीज कर लिया और अपने अंडर में ले लिया। फिर बैटल हुआ, बैटल ऑफ सेंथोम। ठीक है, ड्यूप्लेक्स और उनके बेटे में हुआ, नवाब ऑफ कर्नाटका के बेटे में। नवाब की हार हो गई, ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ एक्सचाप्ले 48 में, और इस वजह से ये क्या हुआ, युद्ध खत्म हुआ। ये बैटल नहीं खत्म हो गया, समाप्त। ठीक है, अब क्या हुआ, उसी के ही नेक्स्ट ईयर सेकंड स्टार्ट हुआ, सेकंड बैटल, सेकंड वॉर ऑफ कर्नाटक। ठीक है, क्या हुआ, 49 से 54 तक चला था। अब देखिए क्या हुआ, जो औरंगजेब था, ये औरंगजेब के टाइम में हुआ था। उधर देखिए दो लोग थे, एक था आसफ झा, ये ऑफिसर्स थे उसके कोर्ट के अंदर। आसफ झा, इसको ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इसमें, तो प्लीज मैं आपसे बोल रही हूँ ध्यान से समझना।
आसफ शाह थे और सैयद ब्रदर्स थे। ठीक है, सैयद ब्रदर्स को हम क्या बोलते हैं, किंग मेकर्स भी बोलते हैं, जो किंग को बनाने का काम करते थे, जो किंग को ऐसे बताते थे कि तुम ऐसा करो तो तुम्हें राजगद्दी मिल जाएगी, उनका काम यही था। तो क्या हुआ, आसफ शाह और ये सैयद ब्रदर्स ये इनके ऑफिसर्स थे। आसफ शाह का जो रियल नाम है वो है निज़ाम उल मुल्क। ठीक है, निज़ाम उल मुल्क। अब क्या हुआ, आसफ शाह और ये मोहम्मद शाह मिल गए, मोहम्मद शाह भी एक रूलर था, और उन्होंने सैयद ब्रदर्स को हटा दिया। ठीक है, सैयद ब्रदर्स का कहानी खत्म हो गई, एलिमिनेट हो गए। अब देखिए फिर क्या हुआ, जो आसफ शाह थे, है ना, आसफ शाह जो थे निज़ाम उल मुल्क, उन्होंने क्या फाउंड किया, हैदराबाद जो हमारे आप वो है उस टाइम पे सिटी थी। ठीक है, जो हैदराबाद है उनको फाउंड किया 1724 के अंदर। किसके अंदर, 1724 के अंदर। पर वो 1748 में ही उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। किसकी, आसफ शाह की मृत्यु हो गई। अब वो कौन चाहते थे उनका नेक्स्ट हायर कौन हो, कौन राजा बने, वो चाहते थे उनका नेक्स्ट जो राजा बने वो उनका ग्रैंडसन हो। कहाँ से, मतलब उनका जो बोलते हैं ना ग्रैंडसन फ्रॉम डॉटर, मतलब बेटी का बेटा बने। ठीक है, अब उनके खुद के बेटे का नाम था नासिर जंग, वो उनका बेटा था, और मुजफ्फर जंग क्या था, उनका नाती था, है ना। ठीक है, अब क्या होता था, अब इनके बीच में लड़ाई हुई। क्यों, क्योंकि ऑब्वियस बात है बेटे को राजगद्दी नहीं मिल रही और नाती को मिल रही है तो उसको बुरा लगेगा, तो यहाँ से लड़ाई फिर स्टार्ट हुई। अब 1748 के बाद देखो क्या हुआ, कार्नेटिक वॉज अंडर हैदराबाद। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, आसफ शाह ने एक आदमी को अपॉइंट कर रखा था, मरने से पहले की बात हो रही है ये। ठीक है, सब्तुल्ला खान, कौन था वो, सब्तुल्ला खान। उसका बेटा कौन था, दोस्त अली। उसका बेटा कौन था, दोस्त अली। अब देखिए दोस्त अली का एक तो दामाद था, मतलब सन इन लॉ, और एक था बेटा। जो बेटा था उसका नाम था सफदार अली खान। क्या था, सफदार अली खान। और जो दामाद था, सन इन लॉ था, वो कौन था, चंदा साहिब। कौन था, चंदा साहिब। और इसको किसने अरेस्ट कर लिया था, शाहू जी ने इसको अरेस्ट कर लिया था। ठीक है, और इनका जो रीएजेंट था वो कौन बना, नवाब अनवरुद्दीन, जो किसमें हार गया था, बैटल ऑफ स्टेनथोम में। किससे, ड्यूप्लेक्स से। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये रिलेशन मैं भी आपको फिर से क्लियर करती हूँ नेक्स्ट पेज पे, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अब देखिए फ्लो चार्ट देखते हैं हम क्या हुआ। हैदराबाद एक प्रोविंस था, जस्ट लाइक अपने स्टेट्स होते हैं उस टाइम पे, सिटी कुछ भी मान लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, निजामुल मुल्क जो आसफ शाह था वो 26 से 48 तक जिए। ठीक है, उनका एक बेटा था, एक ग्रैंडसन था। ठीक है, बेटे का नाम नासिर जंग था और उसका मुजफ्फर जंग था। इनके बीच में लड़ाई होनी थी। ठीक है, फिर प्रोविंस में इन्होंने एक आदमी अपॉइंट कर रखा था, सब्तुल्ला खान। सब्तुल्ला खान का जो बेटा था दोस्त अली है। दोस्त अली का एक दामाद था, एक बेटा था। जो दामाद था वो कौन था, सन इन लॉ, मतलब कौन था, चंदा साहिब था। जो बेटा मतलब सन कौन था, सफादर अली था। सफादर अली को किसी ने मार दिया था, चंदा साहिब को अरेस्ट कर लिया था। बचा कौन इनमें से, जो इनका रीएजेंट था, नवाब अनवरुद्दीन। कौन बचा, नवाब अनवरुद्दीन। अब इनके बीच में लड़ाई होगी, जो लोग बच गए। अब देखिए क्या होता है, देखिए एक पॉलिटिक्स बनाई गई, एंट्री ऑफ फ्रेंच प्लस इंग्लिश, ये तो हमें पता ही है। अब देखिए क्या हुआ, मुजफ्फर जंग और नासिर जंग एक दूसरे के अगेंस्ट में चले गए। उसका मामा और भांजा जो था अगेंस्ट में। अब देखिए मुजफ्फर जंग जो थी, अब देखिए 3 अलाइज बन गई हर पार्टी में, सपोर्टेड बाय फ्रेंच। और चंदा साहिब कौन था, नवाब ऑफ कर्नाटका। ठीक है, चंदा साहिब जो नवाब था कर्नाटका का, प्लस में फ्रेंच, प्लस में मुजफ्फर जंग, इन ये तीनों की एक अलाई बन गई। और दूसरी अलाई कौन बनी, डेक्कन में नासिर जंग, इंग्लिश और अनवरुद्दीन जो कौन था, एजेंट था। ठीक है, और इसका बेटा, अब देखो क्या हुआ, फ्रेंच ने अटैक कर दिया अनवरुद्दीन पे एकदम से। ठीक है, अब जब इस पे अटैक हुआ तो अनवरुद्दीन का खेल खत्म। अनवरुद्दीन का क्या हो गया, राम नाम सत्य हो गया। ठीक है, फिर उनके बेटे आए मोहम्मद अली। कौन थे, मोहम्मद अली। ठीक है, इतना समझ में आया। मुजफ्फर जंग और नासिर जंग अपोजिट में हो गए। मुजफ्फर जंग फ्रेंच और चंदा साहिब साथ में थे। अनवरुद्दीन इंग्लिश और नासिर जंग साथ में थे। फ्रेंच ने अटैक कर दिया किस पे, अनवरुद्दीन पे, वो उनकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। और उनका बेटा आया मोहम्मद अली। ठीक है, इतना आई होप आपको ये पार्ट क्लियर होगा, मैंने बहुत ही आराम से समझाया। अब देखिए क्या हुआ। अब मोहम्मद अली को लगा जब ये मेरे बाप को मार सकते हैं तो मेरे को मारने में क्या बात है। तो इंग्लिश ने भी दिमाग लगाया और उन्होंने इसको कहाँ भगा दिया, फोर्ट ऑफ तिरछी में। कहाँ भगा दिया, फोर्ट ऑफ तिरछी में। और इस टाइम तक जो नासिर जंग था उनका कौन था, नाती था, उसकी भी मृत्यु हो चुकी थी, वो भी मारा गया था। अब क्या हुआ, ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथ ऑफ रिवर कृष्णा वर अंडर हिम। किसके अंडर, ड्यूप्लेक्स के अंडर आ गई थी, क्योंकि ड्यूप्लेक्स ने हरा दिया था, मार दिया था अनवरुद्दीन को, और नासिर जंग भी मर गया था। फिर क्या हुआ, फोर्ट ऑफ तिरछी में क्या हुआ, बिसाइड्स फोर्ट बाय चंदा साहिब विद फ्रेंच। चंदा साहिब ने सोचा अभी फोर्ट में भाग तो गए, काम करते हैं बाहर से पूरा बिसाइज कर लेते हैं, इसको बचाने कौन आएगा, और फिर हम इसको मार देंगे और ये सब हमारे कब्जे में आ जाएगा, हमारे अंडर में आ जाएगा।
पर उस टाइम पे एक क्लर्क था इंग्लिश का, उसका नाम क्या था, रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम था, रॉबर्ट क्लाइव। उसने बहुत ही शानदार मूव लिया, एकदम गेम को ऐसा बदलने वाला मूव लिया, सारी कहानी उसने ट्विस्ट कर दी। क्या किया, जो चंदा साहिब थी, जो उनकी कैपिटल थी, क्या थी कैपिटल, जो थी आरकोट, उसके ऊपर हमला कर दिया। ये लो, अब तुम क्या कर सकते हो, अब तुम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम तो कहाँ हो, तुम तो खुद फोर्ट में हो, खुद उसको बिसाइज करने में लगे पड़े, उसको मारने में। तो जब ये बात उसको पता चली तो वो सब कुछ वहां से छोड़ के आ गया। कौन, चंदा साहिब फ्रेंच के साथ सब कुछ छोड़ के आ गया आरकोट को जाने के लिए, क्योंकि भाई कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अगर आपकी कैपिटल ही नहीं रही तो आप क्या करोगे। तो बहुत स्मार्ट मूव खेला रॉबर्ट क्लाइव ने। उसके बाद क्या हुआ, वो लोग वहां पे भाग के आ गए। मोहम्मद अली था जो बच गया, और चंदा साहिब जैसे वहां पे आया उसको मार दिया गया, क्योंकि ये तो उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग थी, है ना। समझ में आया आपको ये सब, आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मुझसे कमेंट में पूछ लेना। अब मोहम्मद अली बच गया, तो अब यहाँ पे विक्ट्री वैसे देखा जाए तो किसकी हुई, इंग्लिश की हुई, क्योंकि मोहम्मद अली किसके साथ था, इंग्लिश के साथ। किसका बेटा था, अनवरुद्दीन का, और चंदा साहिब भी मर गया, चंदा साहिब को भी मार दिया गया। अब देखिए क्या होता है, अब ड्यूप्लेक्स ने अपना काम कर दिया, उसके बाद उसको रिप्लेस कर दिया गया। फिर आए हमारे गवर्नर गोद्यू, क्या है, गवर्नर गोद्यू आए, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब देखिए जब ये हमारा सेकेंड वॉर चल रहा था, ठीक है, इसके बीच में ट्रीटी ऑफ पोंडिचेरी साइन हुई थी। कौन सी, ट्रीटी ऑफ पोंडिचेरी, कौन सी, ट्रीटी ऑफ पोंडिचेरी साइन हुई 1754 के अंदर, ठीक है। और जो हमारा युद्ध होगा ना सेकेंड और थर्ड बैटल कार्नेटिक का, इसके बीच में आएगा बैटल ऑफ प्लासी, वो 1757 में होगा। ये मैं आपको आगे बताऊंगी, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अब इतना खत्म हो गया, ये कहानी खत्म हो गई, रिप्लेस हो गया। अब हमारा स्टार्ट होता है थर्ड वॉर, थर्ड एंड लास्ट वॉर, वैसे लास्ट नहीं, कार्नेटिक का लास्ट वॉर। आप देखिए क्या हो रहा होता है इस टाइम पे वर्ल्ड में, देखते हैं हम। यूरोप में देखिए लड़ाई हो रही होती है ब्रिटेन और फ्रांस में, ये 7 ईयर्स तक चलती है, 7 साल तक, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, 7 ईयर वॉर। 56 से 63 तक ये चलता है इनका युद्ध, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस एंटिसिपेटेड दैट आफ्टर 5 ईयर वॉर्स इन यूरोप, war will also grow in even India, so they replace Godyu and person is Count de Lally। ये फ्रेंच की गवर्नमेंट क्या सोचती है कि भाई ये जो यूरोप में तो युद्ध चल ही रहा है 7 साल से, अब जो गोद्यू था ना वो मतलब इतना पावरफुल, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो ये चीजें रोक सके। तो फ्रेंच ने सोचा गोद्यू को कर दो रिप्लेस, और हमारा पास कौन आ गया, काउंट डी लली आ गया। कौन आ गया, काउंट डी लली आ गया, ठीक है। अब ये हमारे बनते हैं नेक्स्ट गवर्नर, कहाँ के, फ्रांस के, इंडिया में, ठीक है। अब देखिए इसको इंडिया भेज दिया गया काउंट डी को। फिर क्या हुआ, वॉर विल स्प्रेड टू बंगाल, वॉर कहाँ तक बढ़ गया, बंगाल तक आ गया। एंड फ्रेंच सेटलमेंट वाज अटैक बाय ब्रिटिश, और जो फ्रेंच सेटलमेंट थी वहां पे किसने अटैक कर दिया, ब्रिटिश ने अटैक कर दिया। अब देखिए थर्ड कार्नेटिक वॉर के अंदर ही और बैटल्स हो रहे हैं, वो बैटल्स पढ़ेंगे हम। बैटल बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच, इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में ही बैटल्स हुए। काउंट डी लली कहाँ का गवर्नर था, फ्रेंच का, वर्सेस एरिकोट। एरिकोट कहाँ का था, इंग्लिश का। बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, बहुत बार क्वेश्चन आए हैं इससे। इसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ वॉन्डिवोश। कौन सा बोलते हैं, बैटल ऑफ वॉन्डिवोश, 1760 में हुआ था। कब हुआ था, 1760 में हुआ था। फ्रेंच हार गई थी और इसको अरेस्ट कर लिया था, किसको, काउंट डी लली को अरेस्ट कर लिया था। मैं आपको फिर से बता रही हूँ ट्रीटीज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्री के क्वेश्चंस देखिएगा, उसमें ना ऐसे पूछ रखा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में बताइए कौन सा बैटल कब हुआ था। बैटल ऑफ वॉन्डिवोश, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, है ना, बैटल ऑफ पानीपत, ये सब दे रखा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ ईयर, बैटल, ट्रीटीज आपको बहुत अच्छी तरह याद करनी है, प्री में डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। बैटल ऑफ वॉन्डिवोश हो गया। अब इसके बाद क्या कंक्लूजन निकला, पौंडीचेरी जो थी वो किसके कब्जे में आ गई थी, इंग्लिश के कब्जे में आ गई थी इस बैटल के बाद, क्योंकि काउंट डी लली को तो अरेस्ट कर लिया था एरिकोट ने, है ना। अब इस बैटल को खत्म करने के लिए एक ट्रीटी साइन हुई, कौन सी, ट्रीटी ऑफ पेरिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1763 में। जितनी भी ट्रीटीज है इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रही हूँ, तो प्लीज अच्छे से याद कर लीजिएगा। फ्रेंच कैन ओनली डू ट्रेड अकॉर्डिंग टू दिस एंड नो पॉलिटिकल एक्सपेंशन बाय देम। इस ट्रीटी में ये बोला गया फ्रेंच खाली ट्रेड के मकसद से इंडिया आ सकता है या इंडिया में ही रह सकता है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करेगा, कोई पॉलिटिकल एक्सपेंशन नहीं होगा, नो पॉलिटिकल एक्सपेंशन एट ऑल, ठीक है। आई होप आपको ये तीनों वॉर्स अच्छी तरह समझ में आए होंगे, है ना। थर्ड वॉर, सेकेंड वॉर और फर्स्ट वॉर, अच्छी तरह नोट्स बनाइएगा और अच्छी तरह इनको रिवाइज कीजिएगा। फिर भी कुछ चीज समझ में नहीं आती है, आपको कहीं भी कुछ भी डाउट रह जाता है तो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बंगाल के बारे में, कैसा प्रोविंस था, क्या था,
उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें हम ट्रीटीज पढ़ेंगे बंगाल में जो 2 ट्रीटीज हुई, और उसके बाद हम पढ़ेंगे लेटर मुगल्स के बारे में। तो ये मैंने आपको 2 दिन की क्लास के टॉपिक्स बता दिए हैं। अब आप अच्छी तरह इन वर्ड्स को रिवाइज करिएगा, कार्नेटिक वर्ड्स को, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय गाइज, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।